पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे महमूद गजनी बार बार भारत आया, लूटा और चला गया। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अब कोई सिर्फ लूटने नहीं आएगा, अब कोई आएगा राज करने के लिए। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। ये वो दौर था जब दिल्ली की हर ईंट पर किसी का खून था और हर ताज के नीचे एक कब्र। 5 वंश, 33 सुल्तान और एक सल्तनत जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वॉट। जैसा कि आपको पता है, हम इसे वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे सब पढ़ाते हैं। हम इसे मूवी की तरह देखेंगे, जहां हर डायनेस्टी एक नया सीजन है, हर रूलर एक मेन कैरेक्टर और हर इवेंट एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन। तुम्हें डेट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी खुद याद रह जाएगी। आज हम दिल्ली सल्तनत को ऐसे देखेंगे जैसे तुम खुद उस दौर में खड़े हो। लेट्स बिगिन द जर्नी। दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसके उत्थान तक। आइए पहले ये समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पावर में आने के पीछे कारण क्या थे। तुमने पिछली वीडियो में देखा था कि महमूद गजनी भारत आया, लूटा और वापस चला गया। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह अलग है, क्योंकि अब कोई सिर्फ लूटने नहीं बल्कि राज करने आया था। यही वो जगह है जहां से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कहानी का मुख्य किरदार है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद घोरी घुरिद वंश से था। शुरुआत में घुरिद गजनी के अधीन थे, लेकिन धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने खुद गजनी को हरा दिया और उसे जला तक दिया। इसी समय मध्य एशिया में ख्वारिज्मी साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे घोरी के विस्तार का रास्ता बंद हो गया। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा, भारत की ओर बढ़ना। घोरी ने सीधे दिल्ली पर हमला नहीं किया, बल्कि बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई। गोरी का भारत में प्रवेश कोई एक अचानक हमला नहीं था, बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान्ड एक्सपेंशन था। सबसे पहले उसने 1175 ईस्वी के आसपास मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान पर इस्माइली शिया शासकों का नियंत्रण था, जिन्हें गोरी अपने लिए राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से खतरा मानता था। इसलिए उसने मुल्तान को जीतकर सबसे पहले अपनी एक मजबूत बेस तैयार की, जिससे वो आगे भारत में गहराई तक बढ़ सके। इसके बाद 1178 ईस्वी में उसने एक बड़ा जोखिम उठाया, गुजरात पर हमला। यहां पर शासन कर रहा था भीमदेव द्वितीय, भीम टू, लेकिन असली नेतृत्व उसकी माता नायिका देवी के हाथ में था, क्योंकि भीमदेव उस समय कम उम्र का था। जब गोरी की सेना राजस्थान के रेगिस्तान को पार करके गुजरात पहुंची, तब उसे लगा कि ये जीत आसान होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कायदरा या केदार के युद्ध में नायिका देवी ने अद्भुत रणनीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ी और स्थानीय भूगोल का फायदा उठाया और घोरी की सेना को घेर लिया। गर्मी, थकान और पानी की कमी से पहले ही कमजोर हो चुकी घोरी की सेना इस हमले को झेल नहीं पाई। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। ये उसकी भारत में पहली बड़ी हार थी, जिसने उसे एक महत्वपूर्ण सबक दिया कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। इस हार के बाद घोरी ने अपनी रणनीति बदल दी। अब उसने सीधा पश्चिमी भारत की बजाय उत्तर पश्चिमी मार्ग पंजाब पर ध्यान दिया। 1179 में उसने पेशावर पर सफल अभियान चलाया और वहां अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति मजबूत करती हुई 1181 के आसपास लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, जिससे पंजाब पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गया। दोस्तों, अब पंजाब को जीतने के बाद मेरा टारगेट है भारत के अंदर गहराई तक प्रवेश करना। अभी 1179 ईस्वी का समय है। मैं तबरहिंदा यानी भटिंडा के किले पर कब्जा करने जा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये किला चौहान शक्ति के क्षेत्र के बिल्कुल पास था। यहीं से टकराव की असली वजह पैदा होती है। उस समय अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जबकि कन्नौज पर जयचंद गहड़वाल का अधिकार था। दोनों के बीच पहले से ही तनाव था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है संयोगिता यानी जयचंद की पुत्री का प्रसंग, जिसे पृथ्वीराज चौहान अपने साथ ले जाकर विवाह कर लेते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय राइवलरी भी थी। इसी तरह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय भी चौहान से खुश नहीं था, क्योंकि अलग अलग राजपूत राज्यों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और संबंधों में तनाव था। इसलिए जब मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर कब्जा किया, तब ये सिर्फ एक किले की लड़ाई नहीं थी, ये सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को चुनौती थी।
पृथ्वीराज के लिए ये स्वीकार करना संभव नहीं था और यहीं से तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद गोरी का सामना किया। इस युद्ध में राजपूत सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई और अंततः घोरी की सेना को पीछे हटना पड़ा। स्वयं मोहम्मद गोरी भी घायल हो गया और उसे युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहम्मद गोरी ने अपनी हार से सीखा। उसने 1 साल तक अपनी सेना को फिर से संगठित किया, नई रणनीति बनाई और 1192 में फिर से भारत आया। तराइन का दूसरा युद्ध इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस बार घोरी ने चालाकी और रणनीति दोनों का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उसने पहले संधि यानी ट्रूस की बात की, जिससे राजपूत सेना थोड़ी निश्चिंत हो गई। पृथ्वी भाई, मुझे याद है तुमने मुझे पिछले साल तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था, इसलिए मुझे अब अगला युद्ध नहीं करना। ये तो बहुत खुशी की बात है गौरी। अब बता क्या करना है। मुझे तुमसे संधि करनी है, मगर संधि हम कल सुबह करेंगे, ठीक है? इसके बाद राजपूत सेना ने पूरी रात जश्न मनाया। इस जश्न से सेना में थकावट और ढीलापन आ गया। फिर सुबह सुबह गौरी ने अचानक हमला कर दिया। घौरी की संगठित और तेज घुड़सवार सेना के अचानक आक्रमण से राजपूत सेना संभल नहीं पाई। युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे घौरी की ओर झुक गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और यहीं से उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की मजबूत नींव पड़ गई। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझो तो मोहम्मद गौरी की जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही समय पर किए गए वार की थी। इतिहासकार मानते हैं पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई थी, मगर राजा चंद बरदाई अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में कुछ और लिखते हैं। वो लिखते हैं कि गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उसे वहां अंधा कर दिया गया। इसके बाद राज बरदाई खुद गजनी पहुंचते हैं और एक योजना बनाते हैं। उन्हें पता था कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हैं, यानी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते हैं। एक दिन दरबार में गौरी ने पृथ्वीराज का मजाक उड़ाने के लिए उसे तीर चलाने को कहता है। अगर तू इतना ही बड़ा योद्धा है, चल मुझे तीर चला के दिखा। गौरी को लगा अंधा आदमी क्या ही तीर चलाएगा। मगर उसी समय राज बरदाई पृथ्वी को एक संकेत देते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस संकेत को सुनकर अंधी होने के बावजूद पृथ्वीराज निशाना लगाते हैं और तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी को लगता है। इसके बाद पृथ्वीराज और राज बरदाई अपनी जान दे देते हैं। अब एक जरूरी बात समझ लो, ये कहानी इतिहास से ज्यादा लोक कथा और साहित्य का हिस्सा मानी जाती है। यूपीएससी या एग्जाम के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये विवरण पृथ्वीराज रासो से आता है और पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। आइए अब वापस इतिहास पर लौटते हैं। इतिहासकारों मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी एक तरफ शिव के बैल की आकृति व देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा है। वास्तव में ये हिंदू शासकों के सिक्के थे, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति है और मोहम्मद बिन साम लिखा है। उनके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी खुदी है। उन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख भी लिखवाए। कन्नौज जीतने पर उन्होंने गहड़ वालों के सोने के सिक्कों के ढंग पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी तथा नागरी लिपि में अपने सिक्कों को अंकित करवाया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तुर्कों ने तेजी से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। बनारस, गंगा यमुना दोआब और बिहार तक उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी दौरान बख्तियार खिलजी नामक सेनापति ने बिहार और बंगाल में अभियान चलाया। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और बंगाल तक तुर्की सत्ता का विस्तार कर दिया। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जो कि 6 माह तक आग लगती रही। इसके बाद घोरी खुद भारत में रुककर शासन करने की बजाय गजनी लौट गया, लेकिन उसने अपनी सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की जिम्मेदारी सौंप दी। यही ऐबक आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद गौरी अब भारत से वापस गजनी लौट रहा हूं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत अचानक नहीं बनी थी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम थी। अब आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार हैं। अगली वीडियो में दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर लिखें।